मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और शानदार प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है, आपका जो परीक्षा अभी रद्द हुई थी फरवरी में, उसी के अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बिल्कुल हूबहू पेपर है। आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और जो भी मेरे साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और दबा के शेयर करें, ठीक है ना। अब हमारे पास समय तो ज़्यादा रहा नहीं, तो अब हमें प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिस में एक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमारा एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमारी हमारा जो सपना है ये उसको पूरा कराएगी। तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, जमकर प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपकी वर्दी की जिद है, ठीक है ना, ये जिद वर्दी की है ना, इसको आप बिल्कुल हासिल करके ही मानिए, ठीक है। वर्दी जो हमें लेनी है वो बिल्कुल इस बार हासिल ही करनी है, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 में सम्राट की लिस्ट दी हुई और सूची 2 में आपके उनके मकबरा की लिस्ट दी है। तो हमें बताना है कि किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। पहला है बाबर। तो बाबर का मकबरा हम जानते हैं काबुल में है, ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है आपका, ये अफ़गानिस्तान की राजधानी भी है। अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में पड़ता है, ठीक है। और जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, ठीक है ना। साथ ही शाहजहाँ का जो मकबरा है वो आपका आगरा में है, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका निकल के आ रहा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ठीक। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आपकी आयोजित की गई थी वो कौन सी थी, तीसरी बौद्ध संगति थी, ठीक है। और ये जो आयोजित की गई थी आपकी पाटलिपुत्र में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई थी साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोगली पुत्तिसिस करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसकी जो है वो अध्यक्षता की गई थी। और ये तीसरी बौद्ध संगति थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन, महान्यायवादी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। और इनके बारे में हमें हमारे संविधान के भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 और आर्टिकल आपका जो है 76 में इसका वर्णन मिलेगा आपको महान्यायवादी का, ठीक है। तो इनके पद का इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 76 में, ठीक है। और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन करने के पीछे माने जाने वाला वास्तविक कारण क्या था। तो बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण रहा साथियों वो था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इन्होंने माना कि अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और शासन करो की नीति थी, उसी की वजह से बंगाल का जो विभाजन हुआ था, कब हुआ था, 1905 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात हमारा जो भारत था ये छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, 500 से अधिक रियासतें थीं। तो इन सबको एक देश में पिरोने की जो जिम्मेदारी दी गई थी साथियों, वो दी गई थी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और आज जो आप भारत का स्वरूप देख रहे हैं ये इन्हीं की देन है, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपके स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, गृह मंत्री थे। और साथ ही ये जो रियासतें थीं, ठीक है, तो रियासत विभाग के उस समय ये प्रमुख भी रहे हैं, है ना। तो इनका जो आज भारत का हम स्वरूप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, इनका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और ये हमारे लिए क्या रहेंगे, सदा ही पूजनीय रहेंगे, है ना, एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखेंगे,
गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है? ठीक है, तो गन्ने की कीमत को जो अनुमोदित करती है वो है आपकी कौन सी? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसको जो है अनुमोदित करेगी। ठीक, ये इसको अनुमोदित करती है। और कीमत को लागू कौन करता है? लागू करता है कृषि लागत और कीमत आयोग। ठीक, ये आपका लागू करेगा और ये इसकी आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो इसको अनुमोदित करती है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्यूज ना होना, यदि लागू का पूछा जाए तो कृषि लागत और कीमत आयोग, और अनुमोदन की बात होगी तो आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक, 7वां क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो भागीरथी नदी निकलती है मेरे दोस्तों कहाँ से? गौमुख से निकलती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भागीरथी नदी जो है गौमुख से निकलकर आपकी देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर इन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है फिर वो आगे चल के आपकी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो भागीरथी निकलती है आपकी गौमुख से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसको आप लोग कहेंगे मोनोपोली कहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोपोली। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जियो का टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक छत्र राज चल रहा है। ठीक है ना, तो वो अपनी मनमानी कर रहा है क्योंकि उसके आजू बाजू कोई टिक ही नहीं पा रहा है। उसने पहले क्या किया कि जो सरकारी आपकी संस्था थी BSNL, ठीक है, और समकक्ष इसके अलावा भी कुछ टेलीकॉम कंपनियां थीं भारत में, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया कि पहले लोगों को फ्री में जो है इंटरनेट देना शुरू किया, कॉलिंग फ्री कराई, इंटरनेट कराया। इसके बाद लोगों को इन्होंने उसकी लत लगा दी। ठीक, बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने उसके रेट वगैरह बढ़ाने शुरू कर दिए और ये सभी की तक पहुंच गए। ठीक है ना, तो ये इनकी मोनोपोली है। और फिर उन्होंने अब इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं और इस बार BSNL को 86,000 करोड़ का जो है क्या दिया गया है, आपको बजट सेंक्शन किया गया है। तो आई होप कि अब BSNL कुछ शानदार करेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे मोनोपोली जो है वो बाज़ार में स्पर्धा यानी कॉम्पिटिटर की कमी के कारण लोग अपना बना लेते हैं और अपने आप को राजा समझने लगते हैं। 9वां है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष ... को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों 7 अप्रैल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाएं जो हैं वो क्या करती हैं? तो ये आपका जाड़े में जो तापमान होता है उसको बढ़ा देती हैं। ठीक है, क्योंकि चिनूक हवाएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं। कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जाड़े में तापमान जो है बढ़ जाता है और ग्लेशियर वगैरह जो होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके पिघलने से वहाँ पर एक लाभ होता है कि जो घास के मैदान हैं, ठीक है, तो घास के मैदान यहाँ पर घास वगैरह हरी घास उग जाती है जिससे वहाँ के जो आपके चरवाहे वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी मदद मिल जाती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन, बेरूत किस देश की राजधानी है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों बेरूत है हमारी लेबनान की। ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक अन्य नाम है? ठीक, तो माघी जो है वो आपका मनाया जाता है कहाँ पर? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, और ये है आपका मकर संक्रांति का, ये वहाँ का लोकल नाम है, स्थानीय नाम है माघी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति का एक अन्य नाम है, वहाँ का ये स्थानीय नाम है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो ऊधम सिंह ने करी थी, आपको पता है कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें एक था आपका जनरल डायर था, है ना, जनरल डायर था, उसका नाम पूरा था आपका, क्या नाम था उसका? रेजिनोल्ड डायर करके था शायद, है ना, रेजिनोल्ड डायर। तो इसने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो ऊधम सिंह ने इनकी हत्या नहीं करी थी।
उस समय जो तत्कालीन वहाँ का कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो था आपका माइकल ओडायर। ठीक, तो माइकल ओडायर की इन्होंने हत्या करी थी, ठीक है ना। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसकी हत्या करी थी इन्होंने, कब करी थी, 1940 में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओडायर की हत्या करी थी और गोलियां चलाई थी रेजिनोल्ड डायर ने। ठीक है, रेजिनोल्ड डायर ने वहाँ पर गोलियां चलवाई थी। ठीक, चलिए 15वां है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावित नौकरियों का आपका 1/3 भाग जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। मनरेगा में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो पर डे का रेट है मजदूरी का वो 237 रुपये है, और साथ ही इस एक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें सरकार आपको प्रदान करती है। मतलब मजदूरी आपके गांव में ही आपको काम मिलेगा और 100 दिन की आपको गारंटी दी जाती है, बशर्ते कि आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा या मांग करनी होगी। ठीक, नेक्स्ट 16वां, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा है आप लोग बताएं। तो महिलाओं द्वारा, मुख्यतः महिलाओं द्वारा जो किया जाता है वो गिद्दा। ठीक है ना, राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, गिद्दा। 17वां, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में ... बार आयोजित होता है। तो ये जो पुष्कर मेला है आपका राजस्थान का, ये सबसे बड़ा वहाँ का पशु मेला है और मुख्यतः यहाँ पर पशुओं में आपको ऊँट देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं, ऊँट देखने को मिलते हैं। तो ये साल में एक ही बार आयोजित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। 18वां, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75 जो जनसंख्या थी वो ... पर निर्भर थी। तो स्वतंत्रता के समय हमारी 75% जनसंख्या वो कृषि पर आधारित थी, और आज भी हमारी मोस्टली जो जनसंख्या है वो अभी भी कृषि पर आधारित है। इसीलिए हम लोग भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। ठीक है ना, अभी भी कृषि पर सबसे अधिक लोग आश्रित हैं। गांव में तो लगभग आपके 99% लोग कृषि पर आश्रित हैं। ठीक है ना, और कृषि को जो है प्राइमरी सेक्टर में डाला गया है। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में इसको डाला गया है। आपके 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, तो उसमें कृषि जो है वो आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर ... करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली प्रजाति है वो आपकी अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को ... में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राजगृह जो है वो मगध की राजधानी रहा। ठीक है, इसके बाद राजधानी बनाई गई थी आपकी पाटलिपुत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कौन सा होगा, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। पाटलिपुत्र इसको बाद में राजधानी बना दी गई थी मगध की। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो तमिलनाडु से संबंधित आपका यहाँ पर है कुम्मी। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। और ये जो लोक नृत्य है ये खासकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये बिना म्यूजिक के। ठीक है, जो महिलाएं हैं वो एक कतार में खड़ी होकर इसको लयबद्ध तरीके से करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 22वां क्वेश्चन, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार ... को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार आपका जानते हैं कि खेल क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन किसको दिया जाता है, तो जो खेल के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका टीम के कोच को दिया जाता है। ठीक है ना, किसको दिया जाता है, टीम के कोच को दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये उन कोचों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं ना, उनमें इनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो उनके कोच को ये दिया जाता है। 23वां है कि पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में ... की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। ठीक, तो रबी की जो फसलें हम जानते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और इनकी जो मुख्यतः फसलें हैं अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं आपकी, और गेहूँ, मटर, चना ये इसकी मुख्य फसलें हैं। ठीक है ना, मटर, चना। तो वर्षण या जिसको पर्सिपिटेशन कहते हैं आप, है ना, पर्सिपिटेशन, ये आपकी इसमें मदद करती हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 24वां क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो गरीबी पर डेटा एकत्रित करने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है मेरे साथियों, वो कौन सी है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। साथ ही साथ बहुत अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर लें, ठीक है ना। आपसे बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारी जो मेहनत है उसको आप लोगों के यदि लाइक मिल जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो असम में आपका जो उत्सव मनाया जाता है बिहू है वहाँ का, तो वो 3 प्रकार से मनाया जाता है, ठीक है ना। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से मनाया जाता है। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी ... से मिलती है, बताई थी आपको अभी पिछले क्वेश्चन में, मैंने क्लियर कराया था। तो ये अलकनंदा से मिलती है आपकी, ठीक है ना। अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में, और वहीं से फिर इनकी संयुक्त धारा जो है वो गंगा नदी कहलाती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो अंतर्देशीय जलमार्गों के रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल करेगा आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 28वां क्वेश्चन, सीवी चंद्रशेखर को ... में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया साथियों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी जो है यहाँ पर अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में किस वर्ष विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई है? ठीक है, तो एक नीति तो हमारे जितने भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, हम सब लोगों के सामने ही अपनाई गई है, उसको तो हम लोग भूलेंगे नहीं। 8 नवंबर 2016, ठीक। तो इस वर्ष तो आपकी हुई थी विमुद्रीकरण, यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इसके अलावा 1946 में और 1978 में हुआ था। 1999 में नहीं हुआ था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर क्राइम के लिए दंड स्वरूप, साइबर क्राइम के लिए कह रहे हैं कि दंड स्वरूप कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो साइबर क्राइम या साइबर अपराध में कोई व्यक्ति लिप्त होता है तो उसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष की जो है सज़ा का प्रावधान है, अधिकतम 20 वर्ष तक की, और प्लस इसमें कुछ जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 31वां, नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? नक्सलवादी जो होते हैं वो साथी वो होते हैं आपके कौन सी? साम्यवादी विचारधारा के समर्थक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है? कह रहे हैं कि न्याय में देरी, बिल्कुल है, ये उल्लंघन होगा भाई। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन है। और मानव तस्करी, यानी उपर्युक्त सभी। डी जो है मेरे साथियों वो राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2015 में भारत और किस देश के मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ था? तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य आपका भूमि समझौता संपन्न हुआ था, है ना, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 34वां क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया आपका माननीय योगी जी की सरकार में वर्ष 2017 में। और इस आयोग का जो लक्ष्य था कि हम लोग 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे। अब वो कहाँ तक आपका हो पाया है, नहीं हो पाया, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग अपने विवेक से बताएं किसानों की क्या सचमुच आय दुगनी हुई या नहीं हुई। यहाँ पर आपके जो आयोग की बात हुई तो ये 17 में इसका गठन किया गया था। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, तो इसमें गलती की चांस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथियों आप लोग कमेंट जरूर करते चलें साथ साथ, ठीक है ना। कमेंट करते हैं तो आपका जो है कनेक्शन एक बेहतरीन होता है। तो सबसे कम साक्षरता दर जो होती है वो आपकी श्रावस्ती में होती है, और सबसे अधिक साक्षरता दर है वो आपकी है गौतम बुद्ध नगर की। कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की। यहाँ है आपकी 46.7% और गौतम बुद्ध नगर की आपकी 80.10% करके यहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है गौतम बुद्ध और सबसे कम है आपकी श्रावस्ती। नेक्स्ट
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ठीक है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें से नहर का योगदान यानी नहर से कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर होगा साथियों इसका 30% सिंचाई जो है वो नहर से की जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है, तो चलिए कराते हैं भाई। पीतल का सामान आपका मिलता है कहाँ पर? मेरठ में मिलता है ना। माचिस बरेली में, और सॉरी पीतल का सामान मुरादाबाद, गलत बोल गया मैं, निशान सही लगाया है ना, मैचिंग तो सही करी है। माचिस आपका बरेली में। लकड़ी पर नक्काशी जो होती है आपकी वो कहाँ पर होती है? ये होगी आपकी लकड़ी पर सहारनपुर, है ना। और खेल का सामान जो है वो मेरठ में मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि मुख्य लोकगीत कौन से हैं? तो मुख्य लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के बिरहा, चैती, ढोला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपका जो है वो हिंदी का पोर्शन शुरू हो रहा है। तो भाई हिंदी भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपका स्कोर बढ़ाने में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो पूरी ज़रूर देखें भाई, बहुत ही शानदार जो है इसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? प्रेमचंद की कृति कौन सी नहीं है? कर्मभूमि है, मानसरोवर है, शतरंज के खिलाड़ी है, मेला आंचल नहीं है आपकी। ठीक है, ये जो कृति है ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्वेश्चन, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। चपला, ठीक, तो चपला का अर्थ होता है बिजली और चपल का अर्थ होता है तेज। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 41, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। सही अर्थ वाले, ठीक है, तो सही अर्थ वाला होगा आपका यहाँ पर कौन सा? आप लोग भी बताते चलें। शीत मतलब ठंडा, ठीक, और सित मीन्स तेज किया गया। करेक्ट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर सी। 42वां, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो सही विलोम का युग्म आपका हो गया करुण और निष्ठुर, पहले ही वाला हो गया। राइट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करुण और निष्ठुर। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित में केंद्र प्लस इत और अधिक धन ता, अधिकता कौन सा निकल रहा है? ये आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अली शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं। तो अली जो है, अली अली सो बंदे करके आपने वो पढ़ा होगा एक, है ना, दोहा। अली का अर्थ भवरा भी होता है और अली का अर्थ आपका कोयल भी होता है। तो साथियों राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। 45, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी के, ठीक, तो पत्नी का पर्यायवाची है, एक तो भार्या हो गया और दूसरा प्राण प्रिया। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश गीत गा रहा है, वाक्य में गा रहा था। महेश गीत गा रहा था, कह रहे कि वाक्य में काल है कौन सा? तो रहा था यानी था है तो भूत हो जाएगा, लेकिन कैसा गा रहा था अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब अपूर्ण भूत है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 47, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होता है? तो बहुत पढ़ा है भाई, इसको बोलने का तो कोई चांस ही नहीं है। रूपक अलंकार होता है इसमें। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो जो जानने की इच्छा रखता है साथियों, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? जिज्ञासु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा आपका क्या होगा? ठीक है आज्ञा स्त्रीलिंग। मार्ग और परिमाण और ग्रह। परिमाण आज्ञा ही हो गया, आज्ञा स्त्रीलिंग है। कौन सा है? आज्ञा। ये सारे पुल्लिंग हैं आपके। करेक्ट आंसर क्या हो गया साथी? ऑप्शन नंबर ए।
50वां है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। अनि का सही पर्यायवाची आपका क्या होगा? तो अनि का जो पर्यायवाची है यहाँ पर साथियों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेना। सेना होता है इसका, ठीक है ना। 51। उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। उपकार को, कृपा पात्र कृपालु हो गया, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और ना मानने वाला आपका कृतज्ञ होता है। तो बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, अग्नि है, चतुर्दश है, वत्स है, फूल हमारा तत्सम नहीं है। तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? फूल हमारा तत्सम नहीं है, ठीक है। फूल का तत्सम क्या होता है? फूल का होता है पुष्प। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कंद का तद्भव रूप है। स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा? तो स्कंद जो है कहा जाता है आपका कंधे को, यानी कंधा होता है स्कंद का तत्सम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 54। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो अपादान कारक में होता है से का प्रयोग, है ना। कैसे? अलग होने के संदर्भ में। तो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, हम आँखों से देखते हैं, लेकिन यहाँ अलग होने की बात नहीं हो रही है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी छत से अलग हो गई ना। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 55वां, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय जो है सदैव आपका कौन से वचन में होता है साथियों? एक वचन में होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चाय सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ठीक है, पढ़ने से ही आपको समझ आ रहा होगा किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, ठीक है ना। ना तो अति का बरसना अच्छा होता है और ना ही अति की धूप होती है। दोनों चीज़ें, अति किसी भी चीज़ की हो आपकी, वो कैसी होती है? वो नुकसानदेही होती है। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 57। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका कौन सा? कठिनाई में पड़ना है। कठिनाई में पड़ना कौन सा होगा बताएं आप लोग? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? बी वाला जो है, आटा गीला मतलब परेशानी में पड़ जाना। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो बताइए आप लोग को क्या होगा इत्यादि का? इति प्लस आदि। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें आपको शुद्ध लग रहा है? चलिए पढ़ते हैं। मेरे को आपका कार्य बहुत पसंद है। नहीं, मेरे को नहीं होगा, मुझे। तो ये तो अशुद्ध हो गया वाक्य। वह आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये वाक्य आपका बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बी यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो यथोचित, यथा उचित, ठीक है। तो यथोचित होता है आपका अव्यभिभाव समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन, पर प्लस अधीन। तो पराधीन में उपसर्ग है पर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम। उसका भाई, उसका भाई, उसका, तो उसका ये आपका होता है कौन सा साथियों? ये पुरुषवाचक में आएगा, ठीक है ना, पुरुषवाचक में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है यहाँ पर? ठीक, तो खटाई, मिठास, चमड़ा और ठंड। चमड़ा यहाँ पर आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक। कैसा है? चमड़ा, है ना। 63 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा जो है आपकी साथियों वो किसकी है? ये आपकी आचार्य तुलसी की। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। 65, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। ठीक, चंद रुपये बचाने के चक्कर में। ठीक, तो चंद यानी ये संख्यावाचक हो गया, लेकिन निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी में आपका
कौन सा आता है? भोजपुरी आता है, ठीक है। अवधी, मगही, मैथिली नहीं आएगा। मैथिली आपका पूर्वी हिंदी का है ना। भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मगही और आपकी मैथिली, नहीं, मैथिली तो आपकी आती है बिहारी में, है ना। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी है। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की है साथियों। करेक्ट कर लें इसको, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अवधी यहाँ पर आपका सही होगा। अवधी आपकी पूर्वी बिहारी हिंदी की जो है वो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली होता है, अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की होती है, ठीक है ना। चलिए, अब लो नसानी अब ना नसे हैं में कौन सा रस है? अब लो नसानी अब ना नसे हैं में आपका हो गया शांत रस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 68 निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया, शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो बालक, शिशु सो रहा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 68 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 69 देखेंगे, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है? तो दोहा और रोला से मिलकर जो छंद बनता है साथियों वो है आपका कुंडलियाँ। राइट आंसर क्या हो गया? सी, कुंडलियाँ हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 70वां क्वेश्चन है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो वाह वाह कितना सुंदर दृश्य आपका हो जाएगा, ये कैसा होगा? वाह वाह तो हर्षबोधक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? हर्षबोधक हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो भाई ये तो कोई भी पहचान लेगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ये था आज का आपका बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो जमकर लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करिए। धन्यवाद।